सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक कर्ता डॉक्टर नगेंद्र जी हैं और डॉक्टर हरदयाल, आज हम उन्हीं की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज नगेंद्र की सीरीज़ में सबसे पहली कक्षा आज हमारी है, जिसमें हम पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास का सबसे पहला विषय यह है हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्या। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र जी यहाँ क्या कह रहे हैं। आवश्यकता, हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। अब देखिए, पुनर्लेखन का मतलब है कि दोबारा लिखने की ज़रूरत क्यों है इतिहास को। इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा चुका है, अब देखिए समय के अनुसार तो हर चीज़ में परिवर्तन करना अनिवार्य है। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को भी पुनर्लेखन की आवश्यकता है। नगेंद्र जी कहते हैं इसके दो स्पष्ट कारण हैं। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया है साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। अब यहाँ पर एक शब्द आया है साहित्य चेतना का विकास। यहाँ शब्द आया है साहित्य चेतना का विकास। अब ये साहित्य चेतना क्या होती है? साहित्य चेतना का विकास यानी साहित्य चेतना का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेखक या कोई भी कवि अपने आसपास के समाज को, संस्कृति को, जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर अपनी रचनाओं में क्या करता है, अपने नए विचार, भावनाएं और अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ये हुई आपकी साहित्य चेतना। यानी इसमें कोई भी लेखक या कवि क्या करेगा, अपने आसपास के समाज को देखेगा, अपनी संस्कृति को, अपने जीवन के जो भी अनुभव हैं उनसे प्रेरित होकर उन अनुभवों को किसके माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेगा, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने नए विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आप अपनी भावनाओं को और एक नया दृष्टिकोण आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता इस कारण से भी है कि हर युग में साहित्य चेतना का विकास होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको समाज और संस्कृति के बारे में पता लगेगा, जीवन के अनुभवों के बारे में पता लगेगा, जो समय के अनुसार नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए दृष्टिकोण आ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। आगे चलिए, एक शब्द आया है नवीन शोध परिणाम। यहाँ पर नवीन शोध परिणाम का क्या अर्थ है? अब देखिए, पहले शोध मतलब क्या होता है कि खोज करना। अब नई नई खोज करने से हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें समय के अनुसार बदली हैं, उनमें क्या परिवर्तन आया है। शोध क्या है? शोध में हम एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम नए नए तथ्यों की खोज करते हैं। तो नए नए तथ्यों की खोज करना, जैसे कि पुराने सत्य को नए ढंग से देखना, पुराने सत्य को नए ढंग से देखना और उसके विविध पहलुओं को छानना, यही तो नवीन शोध परिणाम है, जिसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, शोध करके आप पुरानी चीज़ों के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हो। यही नवीन शोध परिणाम है। तो इतिहास लेखन के पुनर्लेखन की आवश्यकता दो कारणों से, एक तो हमें साहित्य चेतना का विकास करना है, और जो भी हमें समय के अनुसार जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनमें बदलाव आ रहा है, वो भी हमें इतिहास में आप लोगों को बतानी है। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। नगेंद्र जी कहते हैं कि प्रत्येक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता रहता है। बिल्कुल, प्रत्येक हर युग में साहित्य चेतना बदलती है, उसमें निरंतर विकास या प्रक्रिया होती रहती है। आप लोग देख ही लीजिए, वर्तमान युग का साहित्य चिंतन वैसा नहीं है जैसा आचार्य शुक्ल जी के समय में आज से 40 वर्ष पूर्व था। इस हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने भी लिखा है, लेकिन क्या आज का जो वर्तमान युग का साहित्य, क्या वो बदला नहीं होगा? क्या आज भी उसी समय की जो आज से 40 वर्ष पूर्व बातें चली आ रही थी, क्या आज भी वही बातें चली आ रही हैं? तो हम कहेंगे नहीं मैम, यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि मैम यहाँ पर 40 वर्ष पूर्व बहुत सी बातें कुछ और थी, लेकिन आज समय के अनुसार इन सारी चीज़ों में बदलाव आया है।
तो वर्तमान युग का साहित्य चिंतन वैसा नहीं है। आज का जो युग साहित्य का चिंतन है आज वैसा नहीं है जो आप शुक्ल के समय में से आज से 40 वर्ष पूर्व का पढ़ रहे हो। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदलते हुए युग बोध के कारण परिप्रेक्ष्य, प्रविधि, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चय ही होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि साहित्य के मौलिक प्रतिमान जो हैं वो अक्सर समय के साथ बदलते नहीं हैं, यानी कि वो जो मौलिक चीज़ें हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें, वो तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर बदलते हुए युग बोध के कारण, लेकिन युग तो बदलेगा ना, युग तो बदलेगा। युग के बदलने के साथ साथ वहाँ का समाज बदलेगा, वहाँ की परिस्थितियाँ बदलेंगी, वहाँ का वातावरण बदलेगा। तो युग बोध में क्या, अभी देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है युग बोध। युग बोध का क्या अर्थ है कि समय के साथ साथ लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आएगा, लोगों के मूल्यों में भी परिवर्तन आएगा और लोगों की धारणाएं भी बदलेंगी। जो ये सारा बदलाव आपको किसके माध्यम से प्रतिबिंबित होगा? ये साहित्य के माध्यम से प्रतिबिंबित होगा। यहाँ नगेंद्र जी कहते हैं कि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, लेकिन युग के बदलने से जो समाज में जो लोगों के विचार बदले हैं, मूल्य बदले हैं, जो धारणाएं बदली हैं, उनमें तो परिवर्तन आया है ना। तो यहाँ पर एक हम उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि मौलिक प्रतिमान का मतलब है कि जो मानव के अनुभव हैं, भावनाएं हैं, कल्पना है, वो साहित्य में हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। उनको हम बदल नहीं सकते हैं, वो आज भी इम्पोर्टेंट है और पहले भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। लेकिन युग बोध के कारण जो भी बदलाव आएगा उसको भी तो दिखाना ज़रूरी है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए, प्राचीन साहित्य में पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण थी। पुराने समय में पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आधुनिक साहित्य में क्या इम्पोर्टेंट है? व्यक्तिगत अनुभव मुख्य है, समाज की समस्याएं ज़रूरी हैं, राजनीतिक मुद्दे आपको उठाए जाने चाहिए, राजनीतिक मुद्दे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह आप देखते हो साहित्य के मौलिक प्रतिमान स्थिर रहते हुए भी युग बोध के कारण साहित्य की अभिव्यक्ति और प्रस्तुति में परिवर्तन आया है या नहीं आया। साहित्य के मौलिक प्रतिमान तो स्थिर हैं, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं चेंज नहीं होंगी। जो ऐतिहासिक घटनाएं जो पुराने समय में भी चली आ रही थी, आज भी वही चीज़ें आई हैं, बस उनमें क्या आता है? युग बोध के कारण क्या आता है? परिवर्तन आता है। यानी मौलिक प्रतिमान वही हैं, बस युग बोध के कारण यानी समाज के में जो जो परिवर्तन आ रहे हैं, हर युग में हर परिवर्तन आता है, उसके अनुसार साहित्य की अभिव्यक्ति और प्रस्तुति में भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर नगेंद्र जी यही कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, अब इसको एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। अब आप बताइए कि प्रेम पत्र लिखने, जैसे हम कोई प्रेम पत्र लिखते हैं, वो एक लिखने की परंपरा है। प्रेम पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है? हम अपनी प्रेम की भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। ये क्या हुआ? हमारा यहाँ पर मौलिक प्रतिमान है। क्या आज भी अपनी भावनाओं को आप व्यक्त करना बंद कर दिया है? नहीं किया। बस हमारा क्या बदल गया है? युग बोध के कारण, परिप्रेक्ष्य के कारण, प्रविधि प्रक्रिया के कारण आज हमारा एक शैली बदल गई है प्रेम को व्यक्त करने की। पहले लोग अपने प्रेम के भाव को व्यक्त करने के लिए आपस में चिट्ठियां लिखते थे, आपस में पत्र लिखते थे, लेकिन आज युग बदल चुका है। आज वही हम अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो ये युग बोध के कारण परिवर्तन है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि पिछले दशकों में हुए निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई है। अब धीरे धीरे हमारे पास क्या आ रहा है? नई निरंतर, आपको पता है, लगातार अनुसंधान हो रही हैं, खोज हो रही हैं, रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च से हमारे सामने क्या आ रहा है? नवीन सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है और अनेक स्वीकृत तथ्यों का संशोधन हुआ है। जो चली आ रही धारणाएं थी, जो स्वीकार हो चुकी थी, उन तथ्यों में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं, जिनसे पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्यतः बदल गए हैं। जो हमने पूर्ववर्ती यानी पहले जो हमने निर्णय लिए थे, जो निष्कर्ष निकाले थे, आज उन धारणाओं में भी समय के अनुसार परिवर्तन आ रहा है।
इनके अतिरिक्त एक सूक्ष्मतर कारण और भी है, जैसा कि इलियट ने कहा है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलियट ने क्या कहा है? केवल, यहाँ इलियट क्या कह रहे हैं? केवल अतीत ही वर्तमान को, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यानी यहाँ सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अतीत और वर्तमान के बीच में एक संबंध है। अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है, लेकिन वर्तमान भी अतीत की हमारी समझ को और भी व्याख्यात करता है। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत की घटनाओं और व्यक्तियों को नए तरीके से देखा और समझा जाता है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप लोग, हम कबीर की कविताओं को पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। कबीर की कविताएं 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी और उस समय के सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में उनका महत्व और था। लेकिन क्या उस कबीर की मान्यताओं ने वर्तमान को प्रभावित नहीं किया? बिल्कुल किया है। आज कबीर की कविताओं को पढ़ते हैं तो हम हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य और अनुभव कबीर जी की कविताओं की हमारी समझ और अधिक विकसित हुई है। यानी केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। मान लीजिए तुलसीदास जी की रामायण को हम पढ़ रहे हैं। यह एक प्राचीन ग्रंथ है और जो राम की कथा को बताता है। लेकिन क्या आज हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसके विभिन्न पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं देते? आज हम रामायण को सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का चित्रण, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं, नैतिकता को और जीवन के मूल्यों का संदेश देने के माध्यम से समझते हैं। तो अतीत भी हमें बहुत कुछ ज्ञान देता है और वर्तमान भी। तो वर्तमान को जानने के लिए हमें पहले अतीत को जानना होगा और अतीत की बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें वर्तमान को देखना पड़ता है। तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे ना कि अतीत में क्या क्या चीज़ें थी और आज वर्तमान में कितना चेंज आया है। तो ये जो वर्तमान में आप लोग चीज़ों को देख रहे हो कि इतना परिवर्तन आया है, ये इतना परिवर्तन आपने किसके माध्यम से देखा है? अतीत की चीज़ों को देख के माध्यम से किया। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? इस तर्क से प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकास रूप उसके पूर्व रूपों के मूल्यांकन को प्रभावित करते रहे हैं। उदाहरण के लिए मिश्र बंधुओं के समय श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी उसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत आदि के आविर्भाव के बाद निश्चय ही परिवर्तन हो गया। अब देखिए कितना अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है कि मिश्र बंधुओं के समय जब हम पढ़ते हैं उस समय की श्रेष्ठ कवियों की परंपरा क्या थी? उसमें मैथिली शरण गुप्त श्रेष्ठ थे, प्रसाद श्रेष्ठ थे, निराला जी श्रेष्ठ थे, पंत जी श्रेष्ठ थे। लेकिन क्या आज वो अतीत के थे, लेकिन क्या वर्तमान में भी आज हम मैथिली शरण गुप्त को ही हैं श्रेष्ठ? क्या वर्तमान में और राइटर नहीं आएंगे हमारे सामने? बिल्कुल, और बहुत सारे लेखक आएंगे, उस समय वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे हमारे लिए। तो जैसे जैसे कहते अतीत भी वर्तमान को प्रभावित करेगा और वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। हिंदी महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारण करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी की रचना के बाद आज फिर से विचार करना पड़ेगा। अब कहते पुराने टाइम में महाकाव्य लिखे जा रहे थे रामचरितमानस, लेकिन आज लिखे जा रहे हैं प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। अब देखिए ये प्रिय प्रवास हो गया, साकेत हो गया, कमानी हो गया, ये लिखे जाने लगे। अब धीरे धीरे क्या यही चीज़ें चलती रहेंगी? क्या हम रामचरितमानस को ही पढ़ते रहेंगे? क्या प्रिय प्रवास को ही पढ़ते रहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि नहीं मैम, जैसे जैसे नए राइटर आते जाएंगे वो और रचनाएं हमारे सामने लेके आते रहेंगे। तो रचना के बाद आज फिर से विचार करना पड़ेगा। किसी श्रृंखला में जब नई कड़ियाँ जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्ववत नहीं रह जाती। अब जब नई नई चीज़ें जुड़ती रहेंगी तो पुरानी वाली चीज़ों की जो स्थिति है वो पहले जैसी नहीं रह जाएगी।
अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर ही विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनर्अवलोकन सर्वथा आवश्यक है। इसलिए नगेंद्र जी कह रहे हैं कि इस इतिहास पर हमें एक दोबारा से दृष्टि डालने की बहुत ज़रूरत है। इसको दोबारा से अवलोकन करना है। आपको एक बार से दोबारा से दृष्टि डालकर हमें देखना है। अब देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं नगेंद्र जी दो मौलिक प्रश्नों की। एक तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में दो मौलिक प्रश्नों का समाधान लेना आवश्यक है। पहला, हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक है? साहित्य की सीमा क्या है? हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है। हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाविद आरंभ से ही यह स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष के जितने भूभाग में वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि की माध्यम भाषा है, वह सब का सब हिंदी प्रदेश है और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं। अब देखिए, यहाँ पर हिंदी के स्वरूप विस्तार की बात कर रहे हैं कि कहाँ तक है हिंदी साहित्य की सीमा, कहाँ तक है। तो कहते हैं हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है। यहाँ कहते हैं कि हिंदी के विद्वान और अन्य जो भाषाविद वैज्ञानिक है वो शुरू से यही बात मान रहे हैं कि भारतवर्ष के जितने भी भूभाग हैं उनमें जो हिंदी या खड़ी बोली जो बोली जा रही है वो ही हिंदी सामाजिक व्यवहार की भाषा है। लोग पत्राचार या शिक्षा दीक्षा देने के लिए या कोई भी सार्वजनिक आयोजन कर रहे हैं या आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं या अपने साहित्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो उन सब की अभिव्यक्ति का माध्यम कौन सी भाषा है? हिंदी या खड़ी बोली है। वह सब का सब हिंदी प्रदेश है और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं हैं। इस दृष्टि से वर्तमान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सब इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ सब हिंदी बोलते हैं और मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी, अवधी, बघेलखंडी, ब्रज, कनौजी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी के विभिन्न रूप, कुमाऊनी आदि पहाड़ी बोलियां हिंदी की शाखा प्रशाखाएं हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो ऊपर इन्होंने नाम दिए हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब क्या बोले जाते हैं? ये हिंदी क्षेत्र में आते हैं। और ये जो मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, ब्रज, कनौजी, बुंदेलखंडी, ये राजस्थान के विभिन्न रूप, कुमाऊनी आदि पहाड़ी बोलियां ये जो हैं वो हिंदी की शाखाएं या आगे प्रशाखाएं हैं। यह परिभाषा नहीं है। अभी तक ये कहते हैं ये परिभाषा नहीं है कोई। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों और उनके प्रलोभनों की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हिंदी का यह बृहत्तर या विशाल यानी राजनीतिक उद्देश्यों से विस्तारित रूप नहीं है, स्वाभाविक तर्क सम्मत रूप है, जिसके विषय में अभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था, लेकिन इधर यह विवाद जोर पकड़ रहा है। एक मत यह है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी ही है। आज यह विवाद हो रहा है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी ही है। देखिए, इसको स्पष्ट करने के लिए नगेंद्र जी ने क्या बोला है। कहते हैं कि मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं हैं। भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी से अत्यंत भिन्न है। मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं मानी है नगेंद्र जी ने। भाषा विज्ञान के आधार पर कहा कि इस मैथिली की और राजस्थान की दोनों की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या है? हिंदी से बिल्कुल भिन्न है। ये कहना है भाषा वैज्ञानिकों का कि मैथिली और राजस्थानी एक भाषाएं नहीं है, दोनों का अलग अलग प्रकृति है, दोनों का अलग अलग गुण है, ये हिंदी से बिल्कुल अलग है। वहीं पर अगली बात नगेंद्र जी कह रहे हैं, अवधी और ब्रज का भी अपना पृथक अस्तित्व है। ऐसे ही जैसे मैथिली और राजस्थानी अलग अलग स्वतंत्र भाषाएं हैं, ऐसे ही अवधी और ब्रज भी अपना एक अलग अस्तित्व लिए हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से भी भिन्न है और वर्तमान हिंदी से भी।
ये अवधी और ब्रज, जैसे मैथिली और राजस्थानी दो अलग अलग स्वतंत्र भाषाएं हैं, ऐसे ही अवधी और ब्रज भी अलग अलग हैं और वर्तमान हिंदी से ये बिल्कुल अलग है। यह नारा हिंदी विरोधी शिविर में उठाया गया। ये नारा लोगों ने, किन्होंने उठाया? हिंदी विरोधी शिविर से उठाया गया। हिंदी विरोधी लोगों ने उठाया कि ये जो तो आप लोग कह रहे हो ना कि मैथिली और राजस्थानी, हम पीछे कह के आए हैं कि सब ये मैथिली राजस्थानी ये सब भाषाएं हिंदी की ही शाखाओं और उपशाखाओं से निकली है। तो यहाँ पर भाषा वैज्ञानिकों ने बोला कि नहीं, ये मैथिली और राजस्थानी ये तो अलग अलग हैं, इनका कोई हिंदी से वो नहीं है, ये अत्यंत भिन्न है हिंदी से। हिंदी के भी कुछ, अब जब ये नारा लगने लगा तो इसमें हिंदी के जो कुछ एक समर्थक लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए प्रगतिशील लेखक के रूप में। मैथिली का तो साहित्य अकादमी जैसे संस्था ने मान्यता दे दी है। कहते मैथिली को स्वतंत्र भाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया है। इसके लिए तो साहित्य अकादमी ने भी संस्था है जो उसने भी पूरी मान्यता दे दी है और उसके साहित्य के स्वतंत्र प्रकाशन तथा अध्ययन अध्यापन का क्रम चलने लगा है। आज मैथिली भाषा के साहित्य पर स्वतंत्र प्रकाशन कार्य चल रहा है, उस पर रचनाएं लिखी जा रही हैं, उस पर अध्ययन अध्यापन कार्य अलग से चल रहा है। अब देखिए, मैथिली भाषा को पर अलग से स्वतंत्र कार्य करने का काम साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं ने शुरू कर दिया है। ऐसे ही राजस्थानी भाषा पर किसने काम करना शुरू कर दिया है? साहित्य अकादमी ने। तो याद रखना है, मैथिली भाषा पर भी और राजस्थानी भाषा पर भी, दोनों पर साहित्य अकादमी ने क्या करना शुरू कर दिया है? काम करना शुरू कर दिया है कि ये एक स्वतंत्र भाषाएं हैं और इन दोनों भाषाओं में जो ये दोनों मैथिली और राजस्थानी दोनों भाषाओं में है साहित्य, वो स्वतंत्र रूप से लिखा जाना चाहिए। ब्रज और अवधी, जिनका साहित्य कहीं अधिक समृद्ध है और भी औचित्यपूर्वक यह दावा कर सकती है। दूसरा मत विस्तारवादी है, जिसके अनुसार उर्दू भी हिंदी की ही उपभाषा है। अब देखिए, दूसरा मत और भी विस्तारवादी रहा है। इसमें ये कहा गया, पहले झगड़ा था मैथिली और राजस्थानी और अवधी और ब्रज भाषा का कि ये चारों ही भाषाएं हिंदी से अलग है। अब कहा जा रहा है कि उर्दू भी हिंदी की ही उपभाषा है। अब यहाँ पर ये कह दिया गया कि उर्दू भी हिंदी की क्या है? एक उपभाषा है और ब्रज भाषा आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। जैसे पीछे बोला गया था कि ब्रज भाषा है वो हिंदी साहित्य का ही अंग है, लेकिन फिर बाद में उसको ये प्रूव किया गया था कि नहीं, ब्रज भाषा का अपना अस्तित्व है, वो हिंदी से बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार अब उर्दू पर बात की जा रही है कि उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। नागरी प्रचारणी सभा तथा भारतीय हिंदी परिषद के इतिहासों में उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया है। अब नागरी प्रचारणी सभा आई और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहासों में क्या किया गया? उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया। क्यों निरूपण किया गया? क्योंकि ये मान लिया गया कि उर्दू का साहित्य हिंदी साहित्य का ही अंग है। यानी यहाँ पर सीधी सीधी बात ये कह दी गई कि ये जो हिंदी है, ये इतना क्षेत्र जो हिंदी है, ये जो या उर्दू है, उर्दू जो ये पार्ट है, ये हिंदी का ही है। समझ आए? ये जो उर्दू है ये इसी के ही बीच में कहीं ना कहीं समाई हुई है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण हुआ है, ठीक है, हिंदी परिषद के इतिहासों में। इस विषय में हमें संतुलित दृष्टि से विचार करना चाहिए, नगेंद्र जी कह रहे हैं। एक बात तो कहते ऐसा नहीं, ऐसा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, चलो आगे देखते हैं। कहते एक बात तो यह साफ है कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतर्भाव करना उचित नहीं है। यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है कि आप उर्दू का साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में मिला दीजिए, ये बात सही नहीं है। जयशंकर प्रसाद और जयशंकर प्रसाद भी छायावादी हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक हैं। वहीं पर इकबाल है, क्या उर्दू का है जो इकबाल, क्या आप दोनों को एक ही भाषा के कवि मान लोगे क्या? क्या आप जो प्रसाद जी जो हिंदी के हैं महान लेखक और इकबाल जो उर्दू के हैं क्या महान लेखक, तो क्या दोनों को हम एक लेखक मान सकते हैं? नहीं, हम दोनों को एक ही भाषा के कवि मानना तर्कसंगत नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि दोनों में कुछ तत्व समान है। ठीक है, हो सकता है नगेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रसाद और इकबाल में आपको कुछ चीज़ें सेम मिल जाएं, परंतु उनमें ज़्यादातर आपको चीज़ें क्या मिलेगी? जो सेम नहीं होंगी, परंतु असमान तत्व ज़्यादा
कहीं अधिक होंगे। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के समावेश का बरबस प्रयास करना गलत है। इसलिए कहते आपको व्यर्थ ये नगेंद्र जी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के समावेश का बरबस प्रयास करना व्यर्थ है। आप मत करिए हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के इतिहास को शामिल। मैथिली तथा राजस्थानी साहित्य का इतिहास आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबंध रहा है। कहते मैथिली और राजस्थानी साहित्य का इतिहास तो आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, विद्यापति ने मैथिली भाषा में रचनाएं की, चंद ने, नरपति नाला ने, पृथ्वीराज ने राजस्थानी भाषा में। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में निरंतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।